हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और आईपीओ आईपीओ ना कहते हुए हम इसको रीट बोलेंगे, क्योंकि ये आईपीओ रीट का ही आने वाला है। और इस डिटेल्ड रिव्यू वीडियो में हम इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्टा खोलने वाले, बेसिक से लेके एडवांस तक। लेकिन उसके अलावा हम डिटेल में समझेंगे कि रीट होती क्या है। एक दो पहले भी आए हैं हमें रीट, इनविट वगैरह, जिसकी हमने डिटेल्ड वीडियो बनाई है। लेकिन हर वीडियो के साथ हमें भी थोड़ा एडवांस होना पड़ता है। तो इस एडवांस वीडियो में हम और ज्यादा डिटेल में जाएंगे रीट के बारे में, किस तरीके से हमें वहां पर रिटर्न बनेगी, कितना रिटर्न बनेगा, उन सभी पॉइंट्स को हम कवर आउट करने की कोशिश करेंगे। बट ये एक ऐसा रीट होने वाला है जहाँ जिसे हम स्टडी करेंगे, क्योंकि वहां पर हमारा काफी ज्यादा टाइम बचेगा। क्यों? क्योंकि इस कंपनी के फाइनेंशियल ही नहीं है। और वहां पर इन्होंने अपने डीआरएचपी में साफ साफ लिख रखा है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रजिस्टर्ड हुई थी विद सेबी ऑन अगस्त 5 2024 एज ए स्मॉल एंड मीडियम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो वहां पर कंपनी के हमारे पास फाइनेंशियल्स नहीं है, जिसकी वजह से हमारा वहां पर टाइम बचेगा। तो हम बाकी चीजों को डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो वहां पर हमें कंपनी के फंडामेंटल्स भी देखने को नहीं मिलेंगे। बट फिर भी जितना भी हम स्टडी कर सकते हैं उतना हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी चीजें बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ना हम थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो रीट होती क्या है। दो चीजें होती है, आपने सुना होगा, एक रीट होता है, दूसरा होता है इनविट। दोनों में मतलब, या हम कहें इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो दोनों का सिंपल सा डिफरेंस है। जो रीट का काम होता है, अगर हम सिंपल सी देसी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें, कोई भी बिल्डिंग है उसका कुछ ना कुछ रेंट आता है, जो भी हमने रेंट वगैरह पे दे रखी है, और उस रेंट को एज ए डिविडेंड अपने यूनिट होल्डर्स, अपने शेयर होल्डर्स को वापस दे देना। ऑलमोस्ट 90% जो भी आता है उसका एज ए डिविडेंड उनको दे दिया जाता है। तो ये होता है रीट। बट रीट कहाँ इन्वेस्ट करती है? रियल एस्टेट में, जहां पर कोई भी वो ऑफिस, बिल्डिंग, कुछ भी होता है प्रॉपर्टी, वो उसे रेंट पे देती है। इनविट में जो भी इन्वेस्टमेंट होती है वो होती है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। लेकिन वहां पर भी हमें एज ए डिविडेंड जो भी इनकम होगी वो हमें एज ए डिविडेंड मिलती रहेगी। काम दोनों का सेम होने वाला है। अब अगर हम बात करें कि अब इसमें हमें करना क्या चाहिए, हमें कोई बेनिफिट है या नहीं है। देखो, अगर हम है कि हमें तो बहुत सारा पैसा बनाना है, हम शेयर मार्केट वाले लोग हैं, हमें नहीं पता, हमें तो हमारा पैसा 6 महीनों में, साल में अच्छा खासा पैसा बन जाना चाहिए, हमें नहीं चाहिए एफडी वगैरह वाले रिटर्न, तो फिर वहां पर उन लोगों के लिए ये चीज नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो हमें डिविडेंड मिलेगा वो हमें ऑलमोस्ट, अगर मैं रीट की बात करूं, तो जो इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें 9% की यील्ड मिलने की उम्मीद है फर्स्ट ईयर में। और आफ्टर फर्स्ट ईयर, सेकंड और थर्ड में 8.7% मिलने की उम्मीद है। अब ये क्या सिनेरियो हुआ भाई, हम तो कंफ्यूज हो गए। आप सिंपल सी लैंग्वेज में बताओ। तो सिंपल सी लैंग्वेज में 10 लाख रुपए की मान लो कि एक लोट है, वैसे 10 लाख से 10 लाख 50 का है, हमने ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए 10 लाख मान लिया। तो 10 लाख पे जो हमें इनकम होगी बीइंग ए डिविडेंड, तो वो हमें होगी ऑलमोस्ट 90,000 की। एक साल में हमें 10 लाख के पीछे 90,000 रुपया एज ए डिविडेंड मिलेगा। और आफ्टर टैक्सेस वो हमें ऑलमोस्ट फायदा हो जाएगा 82,000 का, जहां पर ऑलमोस्ट 9.5% के करीब का टैक्स लगता है, और मैक्सिमम टैक्स ब्रैकेट्स के लिए 10% का टैक्स हो जाता है। तो ये हमारे पास सिंपल सा रीट का फंडा हो चुका है। सिमिलरली इनविट में भी यही कुछ है। जब कोई नया इनविट आएगा उसे ज्यादा डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। आज के दिन हम रीट को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। बट इनविट का मोटो मैंने आप लोगों को समझा दिया है। अब इन्होंने ये जो 10 लाख का लोट रखा है, या 10 लाख मिनिमम इन्वेस्टमेंट रखी है, तो ये सेबी के नए रूल्स के अकॉर्डिंग है। तो वहां पर इतना ही अमाउंट रहेगा, इसका हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में हम रिटेलर्स अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो रिटेल कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये हमारे लिए लोचा हो चुका है। हमें अप्लाई करना पड़ेगा एचएनआई कैटेगरी में, और एचएनआई कैटेगरी में भी हम तो अप्लाई कर ही नहीं सकते यूपीआई के थ्रू, क्योंकि इतनी बड़ी पेमेंट तो वहां पर ब्लॉक हो नहीं सकती। तो हमें वहां पर जाना पड़ेगा असवा के थ्रू। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पर काफी ज्यादा क्लियरिटी हो चुकी होगी कि हम किसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बट असवा के थ्रू कैसे अप्लाई होगा, हमें हमारी इंटरनेट बैंकिंग पर आईपीओ वाला ऑप्शन मिल जाएगा। हर एक का अपना अपना सिनेरियो होगा। अगर आपको दिक्कत आती है तो यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, वरना आप कमेंट कर सकते हो, आपकी पूरी पूरी हेल्प कर दी जाएगी। अब अगर हम थोड़ा सा आगे स्टडी करने की कोशिश करते हैं, तो ये तो हमारे पास हो चुका है सिनेरियो।
बट अगर हम बात करते हैं कि हमें तो लिस्टिंग गेन चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो जो रीट या इनविट का मोटो होता है ना, वो लिस्टिंग गेन के लिए होता ही नहीं है। वो लिस्टिंग गेन के लिए होता ही नहीं है। जहां पर जो हमारी माइंडसेट स्ट्रेटेजी होती है वो सिर्फ होती है लॉन्ग टर्म के लिए, जहां पर क्योंकि हमें डिविडेंड मिलेगा और डिविडेंड के तौर पर हमें वहां पर लॉन्ग टर्म के लिए टिकना पड़ता है। तो ऐसे में अगर हमारे पास एडिशनल पैसा है या फिर हम कहीं किस किस को फायदा है अप्लाई करने का या किस किस को करना चाहिए, सबसे पहले तो जिसे चाहिए कि मेरे पूरे असेट की अच्छी तरीके से एलोकेशन हो जाए, तो वहां पर असेट एलोकेशन के लिए एक अच्छा एरिया आ जाता है जहां पर हम अप्लाई करना चाहें तो वहां पर कर सकते हैं। बट इस पॉइंट को ध्यान में रखना पड़ेगा कि वहां पर हमें इतने अच्छे रिटर्न नहीं मिलेंगे और नॉर्मली 8 से 9% के करीब का हम मान सकते हैं ये हमें रिटर्न मिलेंगे। सेकेंडली अगर हम बात करते हैं कि हमारा माइंडसेट है कि हमें तो लॉन्ग टर्म में जाना है, लॉन्ग टर्म में जाना है बट सेफली जाना है, वहां पर हमें रिस्क ही नहीं चाहिए। फिर भी रिस्क नहीं चाहिए ये वर्ड नहीं कहूंगा, क्योंकि चाहे जब भी हम किसी भी क्लास में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर रिस्क तो हमारे पास हमेशा रहेगा ही रहेगा, थोड़ा ही सही बट रहेगा। फिर भी लॉन्ग टर्म में और मिनिमम रिस्क के साथ अगर हमें जाना है तो वहां पर हमारे पास एक अच्छा एरिया, एक अच्छी क्लास ये हो जाती है। थर्ड, और कौन अप्लाई करता है कि मेरे पास तो इतना सारा रुपया है कि मैं कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, तो वहां पर एक ऐसी एसेट क्लास हो जाती है जहां पर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। फोर्थ, अगर हम चाहते हैं कि हमें एक रेगुलर इनकम हो एज ए डिविडेंड, तो वहां पर भी रेगुलर इनकम के तौर पर अगर हम चाहते हैं तो वहां पर भी एक अच्छी क्लास हो जाती है। फिफ्थ, हमें तो प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्ट करना है बट समझ ही नहीं आता कहाँ करे, हमें इतनी नॉलेज नहीं है प्रॉपर्टी वगैरह की, तो वहां पर भी रीट इनविट एक अच्छा एरिया हो जाता है। बट हाँ, आपको इतना ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप उस रीट इनविट के सिर्फ और सिर्फ यूनिट होल्डर हो, प्रॉपर्टी वो आपके नाम नहीं हुई है, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। तो आई होप कि आपका ये पॉइंट भी क्लियर हो चुका होगा। उसके अलावा इस बार जो बजट आया था ना, तो उसमें कुछ चीजें कही गई थी, जैसे कि प्रॉपर्टी के ऊपर काफी ज्यादा कुछ हुआ था कि हमने जहां पर देखा था कि टैक्स में कुछ चेंजेस किए गए थे। तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है इसके ऊपर, जहां हम रीट इनविट के ऊपर गए, वो पहले लगता था 20% का, अब वो लगने लगा है 12.5% का। तो ये एक एडिशनल बेनिफिट हो चुका है। और जो इसका टाइम पीरियड था पहले 3 साल का था, अब ये 1 ईयर का हो चुका है। तो यहाँ पर जो हमारी टैक्स की थोड़ी सी सेविंग होती है वो हमें मिल सकती है, ये हमारे पास एक एडिशनल पॉइंट हो जाता है। सिमिलरली आज के दिन हमने काफी ज्यादा डिटेल में इसको स्टडी करने की कोशिश की है, तो आई होप कि आप लोगों को मजा आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। एक एडिशनल पॉइंट या एक लास्ट पॉइंट हम और स्टडी कर लेते हैं, लास्ट है बट लिस्ट नहीं है। एक सिक्योरिटी डिपॉजिट नाम की चीज होती है जो कंपनी के पास होने वाली है, और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कहना है कि हमने यहाँ पर सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर ऑलमोस्ट 15 करोड़ का वहां पर अमाउंट जमा की हुई है बैंक अकाउंट में, और जो भी उसका इंटरेस्ट आएगा वो सारा का सारा यूनिट होल्डर्स में ही डिवाइड हो जाएगा। जो हमें 9% की यील्ड मिलेगी ना, वो उसमें इंक्लूड होगा, इतना दिमाग में रखिएगा। वो हमें एडिशनली नहीं मिलेगा, वो इस 9% में ही इंक्लूड होने वाला है। अब ये एग्जैक्ट 9% रहेगा या थोड़ा बहुत चेंज होता है वो टाइम बताएगा, इसके बारे में मुझे भी पूरी क्लियरिटी नहीं है। बट आई होप कि हमने यहाँ पर काफी चीजें डिस्कस कर ली हैं। अब हम सिंपल चलते हैं, हमारी जैसे नॉर्मल वीडियो होती है उसे स्टडी करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं स्टार्टिंग में ही इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं, तो इसमें मेरा डिसीजन क्लियर है कि मैं इस आईपीओ को पर्सनली अप्लाई कर ही नहीं सकता या करूंगा ही नहीं। कर नहीं सकता का मतलब क्या है, क्योंकि मुझे अपनी इतनी बड़ी अमाउंट लॉन्ग टर्म के लिए नहीं फंसानी है। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं जहां मर्जी चाहूं कि चलो मैंने रख दिया 5 सालों के लिए, 10 साल के लिए, मुझे टेंशन ही नहीं है। मुझे वहां पर खुद इतने पैसे की जरूरत पड़ती रहती है टाइम टू टाइम, तो उस वजह से मैं जहां पर अननेसेसरी पैसा नहीं फंसा सकता, तो इस वजह से मैं इस आईपीओ को अप्लाई नहीं करूंगा। बट अगर किसी के पास अननेसेसरी काफी ज्यादा पैसा है, अननेसेसरी सॉरी वर्ड गलत बोल दिया, बट हाँ, अगर किसी के पास इतना ज्यादा पैसा है तो वो चाहे इस एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर सकता है। वो आपको अपने रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। बट फिर भी कोई भी डिसीजन बनाने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। बट उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके की कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, जब आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो SIP हो, STP हो, SWP हो, बूस्टर STP हो या लमसम अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल की बात कर लेते हैं, आई होप कि काम तो मैं आप लोगों को समझा ही चुका हूं, बट फिर भी 2024 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। काम की बात करते हैं, सेबी रजिस्टर्ड स्मॉल एंड मीडियम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होने वाली है। और जो इनकी फर्स्ट स्कीम थी प्रोपशेयर प्लेटिना, जहां पर इनके पास 6 फुली ओन्ड एसपीवीज अंडर इट्स स्ट्रक्चर एज पर द रीट रेगुलेशन। और कंपनी का जो ट्रस्टी होने वाला है इसका वो होने वाला है एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड। अगर हम बात करते हैं ट्रस्टी कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो डिवेंचर ट्रस्टी, सिक्योरिटी ट्रस्टी, फैसिलिटी एजेंट, एस्क्रो एजेंसी, कस्टडी सर्विसेज, ट्रस्ट एंड रिटेंशन अकाउंट, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्टी, शेयर मॉनिटरिंग ट्रस्टी, लैंड रीपेमेंट ट्रस्टी। अब इन चीजों को समझने के लिए हमें काफी ज्यादा डिटेल में जाना पड़ेगा। आप इनके डीआरएसपी को एक बार अच्छे से स्टडी करिएगा, आपको काफी ज्यादा पॉइंट समझ में आ जाएंगे। आगे लैंड रीपेमेंट ट्रस्टी, डिजिटल एस्क्रो एजेंसी एंड ट्रस्टी ऑफ आरएटीज, इनविट्स, एआईएफ्स एंड फैमिली ट्रस्ट इन द डोमेस्टिक मार्केट। हाँ, बट आप लोग एक बार इस कंपनी के डीआरएसपी को स्टडी जरूर कीजिएगा, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, स्पेशली इनके इंटरनल रिस्क फैक्टर को। अब अगर हम कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं, तो ये आईपीओ ओपन होगा 2 दिसंबर को, क्लोज होगा 4 दिसंबर को, अलॉटमेंट 5 दिसंबर को, रिफंड स्टार्टिंग डेट 6 दिसंबर की, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर फ्लोटेड 6 दिसंबर को, टेंटेटिव लिस्टिंग डेट 9 दिसंबर की। प्राइस बैंड होगा 10 लाख से 10,50,000 पर शेयर का। अब ये सेबी का रूल है कि आपको मिनिमम 10 लाख का लॉट रखना पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। टोटल इशू साइज है 352.91 करोड़ का, जो पूरा का पूरा होने वाला है फ्रेश इशू, जहां पर लॉट साइज में एक लॉट होने वाला है। बीएसई एनएसई दोनों पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते हैं तो एक ऐसी एसेट क्लास है जहां पर क्वालिफाइड को मिलता है 75% का कोटा और बाकी एचएनआई को मिलेगा 25% का कोटा। बट हमने यहाँ पर सिर्फ इसको एजुकेशनल लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी किया है। आप लोगों का क्या रहने वाला है इस आईपीओ में डिसीजन कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और अगर कोई कमी लग रही है या कोई और डिटेल हमें यहाँ पर स्टडी करनी चाहिए तो वो भी बता दीजिएगा, तो हम उस पॉइंट को भी डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो देवियों और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।